हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जेके स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, जिसका आप लाभ उठा सकेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिसका लाभ आप सबको और आपके दोस्तों मित्रों को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। इतिहास से संबंधित, भारतीय इतिहास के स्रोत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारतीय इतिहास, पुरातात्विक और विदेशी विवरण एक दूसरे के अनुपूरक का स्रोत के रूप में पहली बार किस काल के संदर्भ में उपलब्ध होते हैं? गुप्त काल, मौर्य काल, प्राचीन काल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा मौर्य काल। मौर्य काल से ही हमें पुरातात्विक और विदेशी विवरण एक दूसरे के अनुपूरक स्रोतों के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, वो किस लिए? क्योंकि मौर्य काल से में ही सर्वप्रथम अभिलेखों और लेखों से यह पता चलता है कि उस समय का तथा उससे पहले का जो काल था वो कैसा था, जिससे हमें उस समय के धार्मिक, राजनीतिक और सारी जो व्यवस्था थी उसके बारे में लेखों से जानकारी मिलती है। ठीक है, मौर्य काल में लेखों अभिलेखों का निर्माण करवाने का श्रेय मौर्य सम्राट अशोक को जाता है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य पूर्व के काल के लिए किस स्रोत से हमें सर्वाधिक जानकारी मिलती है? साहित्यक से, अभिलेख से, पुराण से, इनमें से सभी। दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए कि मौर्य काल से पहले की जानकारी हमें पुराण से प्राप्त होती है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। दोस्तों, मौर्य काल से पहले की जानकारी, जो भी हमें जानकारी मिलती है वो पुराण के द्वारा ही मिलती है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। जैनों के धार्मिक ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? 12 अंग, ताम्रपत्र, भागवती सूत्र, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, तो आपका सही आंसर होगा 12 अंग जो है वो जैनों का धार्मिक ग्रंथ है जो सर्वाधिक प्राचीन है, जिससे जैन धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। 12वीं सदी में रचित परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन थे? हेमचंद्र, हर्ष, फाहियान, ह्वेनसांग। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हेमचंद्र, जो थे 12वीं सदी में रचित परिशिष्ट पर्व के रचयिता हेमचंद्र थे। ठीक है, जो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए हेमचंद्र राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। रत्नावली नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना किसने की थी? रुद्रामन, अलबरूनी, हर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा रत्नावली नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना हर्ष ने किया था, जो प्रसिद्ध एक नाटक है जो कश्मीर के इतिहास के बारे में, इससे रत्नावली से हमें जानकारी मिलती है, जो हर्ष ने इसकी रचना किया था, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। किस शासक ने राज्य के अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान किया? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्त शासक, मौर्य सम्राट अशोक। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा कि सर्वप्रथम अभिलेखों को खुदवाने का परंपरा की शुरुआत मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। ये सर्वप्रथम ऐसा शासक था मौर्य वंश का जिसने सर्वप्रथम अभिलेख और शिलालेखों का खुदवाने का कार्य किया, और ये पूरे भारतवर्ष में प्रचलित था, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न। भारत के किस प्राचीनतम अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ? खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से, रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख से, ताम्रपत्र के अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख से। तो आपका सही आंसर होगा रुद्रामन के जूनागढ़ अभिलेख से ये पता चलता है कि प्राचीनतम अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग रुद्रामन के जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। इससे हमें रुद्रामन के जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है कि सर्वप्रथम
संस्कृत भाषा का प्रयोग कब हुआ था? ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। प्राचीन भारत में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किन शासकों ने जारी किए? मौर्य शासकों ने, कुषाण शासकों ने, गुप्त शासकों ने, इनमें से सभी? तो आपका सही आंसर होगा गुप्त शासकों ने। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। चीन भारत में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए थे। ठीक है, और सर्वाधिक पूछेगा सोने के शुद्ध सिक्के किसने जारी किए थे, तो वह आपका हो जाएगा कुषाणों ने। कुषाणों ने सर्वाधिक सोने के शुद्ध सिक्के जारी किए थे। और सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किसने किए थे, तो वो गुप्त शासकों ने किए थे। दोस्तों इसे आप याद रखना, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। हिंद यूनानी शासकों के संबंध में जानकारी के लिए हमें किस एकमात्र स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है? अभिलेख पर, सिक्कों पर, स्रोतों पर, पुराण पर? तो आपका सही आंसर होगा सिक्कों पर। हिंद यूनानी शासकों की जानकारी के लिए हमें एकमात्र स्रोत सिक्कों पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि हिंद यूनानी जो शासक थे, जो भी आए, वो अपने अपने शासन या व्यवस्था या अपने नाम का सिक्का चलाए थे, जिससे उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की उत्तर पश्चिम सीमांत की जातियों तथा भारत ईरान संबंधों की जानकारी किस यूनानी ग्रंथों से प्राप्त होती है? भारत की उत्तर पश्चिम सीमांत जातियों तथा भारत ईरान संबंधों की जानकारी किस यूनानी ग्रंथ से प्राप्त होती है? हिस्टोरिका, पुराण, महाभारत, मिलिंद पनाहो? तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हिस्टोरिका। हिस्टोरिका से हमें उत्तर पश्चिम सीमांत तथा जातियों तथा भारत ईरान संबंधों के बारे में यूनानी ग्रंथ से प्राप्त होती है, वो है हिस्टोरिका। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। हिस्टोरिका से ही हम सभी इतिहास से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत आने वाला पहला अज्ञात चीनी यात्री कौन था? ह्वेनसांग, फाहियान, शियुकी, इनमें से सभी? तो आपका सही आंसर होगा फाहियान। फाहियान जो था भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था, जो भारत आया और यहाँ के कल्चर और भारत में कई वर्षों तक रहा और यहाँ की संस्कृति और धार्मिक रीति रिवाजों को देखा और जाना। ठीक है, इसलिए भारत आने वाला पहला चीनी यात्री फाहियान था। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। हर्ष के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? फाहियान, ह्वेनसांग, इति सिंह, कोई नहीं? तो आपका सही आंसर होगा हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री आया था, वो है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत को किस नाम से प्रकाशित करवाया है? ता तांग सी यूकी, सी तांग सी की, यू तांग? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा ता तांग सी यूकी, यानी कि आपका ऑप्शन ए ता तांग सी यूकी के नाम से अपने यात्रा वृत्तांत के बारे में उसने एक पुस्तक द्वारा प्रकाशित करके ये विवरण दिया है। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में तहकीक हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? इब्न बतूता, जियाउद्दीन बर्नी, फिरदौसी, अल-बरूनी? तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी अल-बरूनी ने तहकीक हिंद नामक ग्रंथ की रचना किया था। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्न में हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हमीदा बानो बेगम, मुमताज बेगम, गुलबदन बेगम, महम आनगा? तो आपका सही आंसर होगा गुलबदन बेगम।
आपका ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना किया था, जो हुमायूं की बहन थी। ठीक है, जिसमें हुमायूंनामा में हुमायूं के बारे में संक्षिप्त वर्णन है और हुमायूं के बारे में पूर्ण विवरण है, जबकि बाबर के संक्षिप्त विवरण दिया गया है, गुलबदन बेगम ने लिखा है। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। जखीरत उल मुल्क तथा सहायक नामक प्रसिद्ध ग्रंथों से किन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? फकीरों की, रजाओं की, जहांगीरों की, राहगीरों की, सूफी संतों की। तो आपका सही आंसर होगा सूफी संतों से हमें जखीरत उल मुल्क तथा सहायफ नामक प्रसिद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है, वो सूफी संतों की। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। 1924 ईस्वी में दक्षिण भारत में विजयनगर की यात्रा किसने की थी? निकोली कॉन्टी ने, इति सिंह ने, इन बतूता ने, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? निकोली कॉन्टी ने, इति सिंह ने, इन बतूता ने। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, निकोली कॉन्टी ने सर्वप्रथम 1924 में दक्षिण भारत की यात्रा किया था। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। रूसी यात्री एथेनिसियस ने किस वर्ष दक्षिण भारत की यात्रा की थी? 1570 में, 1470 में, 1475 में, 1575 में। तो आपका सही आंसर होगा 1470 में जो था वो रूसी यात्री एथेनियस ने दक्षिण भारत की यात्रा किया था। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो आपका सही आंसर होगा दिल्ली का, फ्रांस का, यूनान का, मोरक्को का। तो आपका सही आंसर होगा मोरक्को का। आपका ऑप्शन डी मोरक्को का। इब्न बतूता जो था वो मोरक्को यात्री था, जो मुगल काल में भारत आया था और भारत की यात्रा पर आया था। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण या पता सर्वप्रथम कब हुआ था? तो आपका सही आंसर क्या होगा? 1862 में, 1860 में, 1855 में, 1865 में। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा 1862 में सर्वप्रथम यह पता लगा कि पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति का अन्वेषण होती है। ठीक है, इसकी जानकारी हमें सर्वप्रथम ब्रूस फूट के द्वारा मिलती है। किसके द्वारा? तो ब्रूस फूट के द्वारा, जो एक वैज्ञानिक जिन्होंने 1862 में यह बताया, ब्रूस फूट ने, कि पाषाणकालीन सभ्यता संस्कृति का सर्वप्रथम पता इन्होंने लगाया था, ब्रूस फूट ने 1862 में। इसलिए पूरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पाषाण काल, नवपाषाण काल, अखेट युग, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा अखेट युग। आपका राइट आंसर अखेट युग। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। कठोर चट्टानों के साथ साथ मुलायम चट्टानों के भी उपकरण का निर्माण किस काल में होने लगा? पाषाण काल में, नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूर्व पाषाण काल में। तो आपका सही आंसर होगा मध्य पाषाण काल में। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर।
कठोर चट्टानों के साथ साथ मुलायम चट्टानों का भी प्रयोग मध्य पाषाण काल में शुरू हो गया था। इससे भी मुलायम चट्टानों के द्वारा ही भी वहाँ के जो निवासी थे वो क्या करते थे, अपना हथियार औजार जो भी होता है वो बनाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई थी? पूर्वपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो आपका सही आंसर होगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य करने की शुरुआत हो गया था, जिससे वहाँ के आदि मानव ने क्या किया था, अनाज उपजाना और खेती करना सीख लिए थे, और हल का भी निर्माण पूरा नवपाषाण काल में ही हुआ था। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अग्नि का प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम कब किया था? अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में शुरू किया था? पाषाण काल में, नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, धातु काल में। तो आपका सही आंसर होगा नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में सर्वप्रथम आग का आविष्कार हुआ था, जिससे आदि मानव ने आग जलाकर भोजन बनाना या जानवरों के पकाकर खाना शुरू किया, और उनको यह पता चला कि ये आग से पकाकर खाने में और जो भी भोजन है उसको पका खाने में कितना स्वाद है। तब से नवपाषाण काल से आग की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर, जिससे उनका जीवन और सुलभ हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस स्थान से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? गुजरात से, राजस्थान से, मेहरगढ़ से, आगरा से। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी आगरा से। आगरा से भारत के नवपाषाण काल के संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं, जो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।